हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। वो सेशन है यूपी एक खोज। इस सेशन को आप लोगों ने जितना प्यार दिया, अब मेरी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। अब मेरी जिम्मेदारियां हो गई हैं कि सभी जिलों को मैं और भी अतिरिक्त और अपडेटेड जानकारी भी आपको लेकर आऊं आपके लिए। तो ये सेशन इसी तरीके से चलता रहेगा। आपने जितना प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद। बाकी आपकी जो भी सलाहें हैं, सलाह दी गई हैं आपके द्वारा, उनको मैंने इनकलकेट कर लिया है, शामिल कर लिया है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जिले की। आज बात करेंगे एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट की जो पौराणिक काल से हमेशा चर्चा में रहा, जिसे तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। या मैं बात करूं, ये भारत की एक दिन के लिए राजधानी भी बना 1 नवंबर 1858 में। 1 नवंबर 1858 में जब कैनिंग द्वारा वो पत्र पढ़ा जा रहा था जो इंग्लैंड की महारानी द्वारा लिखा गया था, उस दौरान एक दिन के लिए यह राजधानी रहा, जिसका नाम है प्रयागराज। इसे पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जानते थे, बाद में इसका नाम बदल दिया गया और प्रयागराज कर दिया गया। अब नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है उस पर कभी चर्चा किसी दूसरे सेशन में कर देंगे, लेकिन आज बात करेंगे प्रयागराज की। प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही अहम रोल रहा इस शहर का। उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रांत की यह राजधानी भी रहा। और यहां तक कि मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में चलने वाली रेल पहली बार यहीं से चलाई गई, प्रयागराज से कानपुर। और इसी के साथ देश में पहली फ्लाइट भी 1911 में यहीं से उड़ाई गई, लगभग 10 किलोमीटर की, प्रयागराज से नैनी तक की। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंस हो जाता है इस शहर का, इस जिले का। यह है प्रयागराज। अगर प्रयागराज की मैं बात करूं, इलाहाबाद की अगर मैं बात करूं और इसकी भौगोलिक स्थिति पर अपन देखने की कोशिश करें, भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें, तो यहां ऊपर की तरफ लगता है प्रतापगढ़। इधर उत्तर पूर्व में जौनपुर, ये वाराणसी के लिए एक रोड जा रहा है, और यहां पर आपका लगता है मिर्जापुर, और यहां ये एमपी के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जिन जिलों से सीमा साझा करता है उनमें से इलाहाबाद एक है। अगर पश्चिम की तरफ आ जाऊं तो पश्चिम में कौशाम्बी आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो यह है आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। इसके तहसीलों की अगर मैं बात करूं तो 12, खरजाना, इलाहाबाद, सरोन, फूलपुर, हांदिया, मेजा और करौम, ये इसकी तहसील हैं। अब बात करते हैं कि सर इलाहाबाद है क्या, इलाहाबाद नाम कहां से आया, या हमें पुराणों में इसका क्या संदर्भ देखने को मिलता है। प्रयागराज की अगर मैं बात करूं तो गौरवशाली इतिहास रहा, और अतीत के साथ वर्तमान में भी, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया, भारत के ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों में से एक है। आधुनिक प्रयागराज में प्रयाग को हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है और तीर्थों का राजा कहा जाता है। परंपरागत रूप से नदी के संगम को शुभ स्थान माना गया और वहीं से इसे तीर्थों का राजा कहा गया, और वहीं से इस शहर की पवित्रता भी झलकती है। अगर मैं बात करूं इसके नाम की, तो पुराणों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं अकबरनामा की, जी हां, वही अकबरनामा जो अकबर की जीवनी है। अकबरनामा में इस शहर को इलाहाबाद या इलाहावास कहे जाने का लिखित रिकॉर्ड शामिल है। इलाही, दीन इलाही से, वहीं से यह नाम निकला था, जो कि अकबर द्वारा यह नाम रखा गया। और इस काल के आसपास जितने लिखित प्रमाण आपको मिलते हैं, उनमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह बताता हो कि इलाहाबाद का नाम बदला गया। हालांकि बाद में जब यह मामला जाता है, जब इसका नाम वर्तमान में प्रयागराज रखा गया, तो बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आए, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत प्राचीन समय से अगर इसकी बात करें तो यह कहा जाता है कि आर्य शहर में बसने वाले पहले लोग थे। उन्होंने प्रयाग नाम बनाया था, जिसका अर्थ है प्रयाग माने भेंट का स्थान, जहां से मिलन हो। वो मिलन नाम जो आया वो नदियों के संगम से आया। और इसी के अलावा प्राचीन संस्कृति पाठ का हवाला भी दिया गया है प्रयागराज नाम के लिए, और उसमें संस्कृत में लिखा गया है प्रागस्य स प्रेसु पाप मनस्वती तक्षणम, जिसका अर्थ है कि प्रयाग में प्रवेश करते हुए भी ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व बौद्ध युग के दौरान इलाहाबाद को प्रयाग के नाम से भी जाना गया। ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक परिस्थिति की, कि भूगोल के अनुसार इसमें अक्षांशीय, देशांतरीय या बाकी भिन्नताएं क्या हैं।
तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार आपके लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो जाती है कि इलाहाबाद में ही नैनी से होकर गुजरती है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय समय मानक रेखा यहीं से गुजरती है। नैनी का वैसे भी बहुत महत्व हो जाता है जब आप इलाहाबाद के बारे में पढ़ते हैं, तो नैनी में ही वो सेंट्रल जेल स्थित है। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया तो जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी कर ली जाती है और उसी सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया था। तापमान की अगर मैं बात करूं तो 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस रहता है। एवरेज रेनफॉल यहां पर 1042 mm का रहता है। वर्षा यहां पर कम दिख रही है, लेकिन नदी के कारण यहां पर एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। यहां पर अलुवियल सॉइल यानी कछारी मिट्टी आपको देखने को मिलती है, उपजाऊ भूमि यहां पर आपको देखने को मिलेगी। नदियों के बारे में भी बात करेंगे हम, और यहां समुद्री सतह से ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। और महत्वपूर्ण नदियां जो यहां पर जो संगम भी बनाती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी यहां पर महत्वपूर्ण नदियां हैं। और गंगा जैसी महत्वपूर्ण नदी है, तो ऐसे में इलाहाबाद से हल्दिया तक, मेरे प्यारे साथियों, इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग भी घोषित कर दिया गया है। इलाहाबाद से हल्दिया तक हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यह भारत का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, इलाहाबाद से लेकर आपका हल्दिया तक, जो कि कलकत्ता में पड़ता है। ठीक है, आगे चलें तो भौगोलिक प्रोफाइल, भौगोलिक रूपरेखा की बात करें तो उत्तर में जो सीमा लगती है वो प्रतापगढ़ से लगती है, दक्षिण में सीमा रीवा एमपी से लगती है, हमने आपको बताया था, पूर्वी सीमा आपकी मिर्जापुर से लगती है और पश्चिमी सीमा कौशाम्बी से यह जिले साझा करता है। इलाहाबाद अगर बात करूं उत्तर प्रदेश के जनगणना की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी इलाहाबाद है, प्रयागराज है। अब इसके ऐतिहासिक रूपरेखा के ऊपर और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पुराणों में इसका कहां पर अस्तित्व देखने को मिलता है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के निर्माता भगवान ने सृष्टि की शुरुआत में प्रकृत यज्ञ करने के लिए पृथ्वी पर एक भूमि चुनी थी, एक जगह का चयन किया था। उन्होंने इसी स्थान को तीर्थों का राजा कहा गया और राजा के रूप में भी संदर्भित किया गया है पौराणिक कथाओं में। और पद्म पुराण के अनुसार, ये पद्म पुराण अति महत्वपूर्ण हो जाता है, परीक्षा के इंपॉर्टेंस से भी, परीक्षा के महत्व से भी ये सीधा सवाल पूछा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जैसे सूर्य चंद्रमा सितारों में है, जैसे सूर्य चंद्रमा में और चंद्रमा सितारों में है, वैसे ही प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मपुराण में प्रयाग में स्नान का उल्लेख है। माघ मास में प्रयाग में गंगा यमुना के तट पर लाखों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है, जहां पर प्रयाग स्नान होता है, जिसको हर 12 साल पर यह स्नान होता है। इस स्नान का आपको पता भी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक रूपरेखा पर और ध्यान दें तो प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्म स्थली है। यह महान ऋषि भारद्वाज ऋषि, दुर्वासा ऋषि, पन्नस ऋषि भारद्वाज की सीट थी, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व यहां रहते थे और 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाते थे। 1575 एडी में सम्राट अकबर, जो मुगलिया सल्तनत के अंदर एक आते हैं सम्राट अकबर ने जो नाम है, जो इलाहाबाद निकला, वो इलाहाबाद नाम आता है। और वहीं से जब अंग्रेज आते हैं तो इलाहाबाद का नाम बदलकर इलाहाबाद हो जाता है, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका शब्दों का उच्चारण इसी प्रकार है। तो 1575 में सम्राट अकबर ने इलाहाबाद से नाम से शहर की स्थापना करी, जो बाद में इलाहाबाद बन गया, जिसका अर्थ अल्लाह का शहर था। 1801 ईस्वी में शहर की ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष में शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने ब्रिटिश सिंहासन को सौंप दिया। अवध के नवाब द्वारा अंग्रेजों को 1801 में इलाहाबाद दे दिया जाता है। 1857 की क्रांति की अगर मैं बात करूं तो यह स्वतंत्रता संग्राम का एक केंद्र था, बहुत सारे केंद्रों में से एक प्रमुख केंद्र था, जो बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र भी बना।
यहीं पर आपको चंद्रशेखर आजाद वाला वो अल्फ्रेड पार्क की कहानी जो आपने सुनी होगी वो यहीं पर है, आगे चर्चा करेंगे उसकी। 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। अति महत्वपूर्ण जानकारी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क में आधिकारिक तौर पर भारत को, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटेन ने यह तय किया कि अब महारानी की हुकूमत रहेगी और आधिकारिक तौर पर मिंटो पार्क में ही भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन को सौंप दिया। स्वतंत्रता के पहले युद्ध के बाद इस शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया और इसे आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की राजधानी भी बनाया गया। 1868 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना के समय यह न्याय का स्थान बना। 1887 ईस्वी में चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ प्रयागराज ज्ञान का केंद्र बन गया। इसके बाद अब बात करते हैं, समय हो चुका है प्रशासनिक रूपरेखा का। संभाग की अगर मैं बात करूं तो संभाग यहां पर प्रयागराज ही देखने को मिलता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपको प्रयागराज देखने को मिलेगा। लोकसभा की सीट यहां पर दो मिलती हैं, एक फूलपुर है और दूसरा प्रयागराज है। नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा सीटों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 12 है। याद रखिएगा, इससे संबंधित तथ्य, ये सर्वाधिक, हाँ जी, सर्वाधिक विधानसभा सीटें जो हैं वो इलाहाबाद से हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीट जो आती हैं वो कहां से आती हैं? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें कौन से जिले से आती हैं? तो प्रयागराज से आती हैं, 12 सीटें। अनुमंडलों की अगर मैं बात करूं तो 8 अनुमंडल यहां पर मिलते हैं। विकास खंडों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 23 मिलते हैं। तहसील इसमें 8 हैं, जिसमें करछना, कोरवा, फूलपुर, बारा, मेजा, सदर, सोरवा और हंडिया है। पंचायतों की अगर बात करूं तो 1637 पंचायतें यहां पर देखने को मिलती हैं। गांव इसमें 3178 है। जनसंख्या की दृष्टि से 59,54,390 लोग इसमें हैं और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में जब बात करी जाएगी जनगणना की तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यही पड़ता है। कौन सा? इलाहाबाद वाला जिला है। पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो 1086 के लगभग पॉपुलेशन डेंसिटी है। जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 20.6% है। लैंगिक अनुपात की अगर मैं बात करूं तो 901 है। साक्षरता दर की अगर मैं बात करूं तो 68.76% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर बहुत अधिक है, 80.97%। बहुत अधिक मतलब महिला और पुरुष साक्षरता में बहुत अंतर देखने को मिलता है और यह अंतर भी यहां की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। पुरुष साक्षरता 80.97% आपको देखने को मिलती है और महिला साक्षरता दर 55.46% है। भाषाएं प्रमुख रूप से हिंदी, उर्दू और अवधी और भोजपुरी यहां पर प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आर्थिक रूपरेखा की अगर हम बात करें तो 74,125 रुपया यहां पर प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलती है। कृषि की अगर मैं बात करूं तो कृषि में चावल, गेहूं, अरहर, उड़द, चना यहां पर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यह जाना जाता है मूंज के लिए। किसके लिए जाना जाता है? मूंज के लिए जाना जाता है। मूंज क्या है? एक पौधा होता है जिसके रेशों से रस्सियां बनाई जाती हैं या बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। तो मूंज उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यह मूंज उत्पाद के लिए जाना जाता है, जिसका नाम है प्रयागराज। उद्योगों की अगर बात करूं तो इलाहाबाद में कृषि के साथ कांच और तार उद्योग बहुत ही प्रमुख है। नैनी और फूलपुर दो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज अपनी मूंज की टोकरी बनाने, बेत और बांस के काम के लिए जाना जाता है। आपको बनाया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मूंज की उत्पाद के लिए जाना जाता है, बेत और बांस के काम के लिए जाना जाता है। प्रयागराज की कला और हस्तशिल्प वस्तुओं को पूरे भारत में बढ़ावा देने के लिए शहर की संस्कृति टोकरी साजी के लिए सर्वश्रेष्ठ कलाकार प्रदान करती है। अब बात कर लेते हैं परिवहन की। परिवहन में मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले ही बता दिए कि यहां से राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 यहां से इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया कि यहां सबसे पहली ट्रेन 1859 में चलाई गई, जो इलाहाबाद से कानपुर तक के लिए चलाई गई थी। इसके अलावा भारत में पहली बार 1911 के अंदर यहां पर विमान उड़ाया गया। सड़कों की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग
1930 भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से जोड़ता है। पहले इस हाईवे का नाम था राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 96। रेलवे की अगर बात करूं तो हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा प्रयागराज मुंबई लाइन, प्रयागराज जबलपुर सेक्शन, मुगल सराय कानपुर सेक्शन, मुगल सराय वाराणसी लाइन, मुगल सराय अयोध्या लाइन यहां पर है। हवाई अड्डे की अगर मैं बात करूं तो प्रयागराज हवाई अड्डा प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। यह प्रयागराज शहर से 12 किलोमीटर लगभग 7.5 मील दूर है, जहां से घरेलू उड़ान चालू है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान यहां पर नहीं होती। निकटतम अन्य परिचालन हवाई अड्डे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और कानपुर है। अब बात करते हैं मेजर टूरिस्ट प्लेसेस की, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थानों की। इसमें आ जाता है नया यमुना ब्रिज। इसके अलावा शहर में 3 बहुत ही अति महत्वपूर्ण मेले भरते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है माघ मेला, जो जनवरी और फरवरी के दौरान आयोजित किया जाता है। इसके बाद कुंभ मेला, जो हर 12 साल के बाद नदी के किनारे पर आयोजित किया जाता है कुंभ के लिए, आपको पता ही होगा, जिसमें अर्घ लगाई जाती है। शहर द्वारा मनाया जाने वाला तीसरा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार जो है इलाहाबाद बोट क्लब के द्वारा एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल, तीसरा सबसे बड़ा है वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो कि इलाहाबाद बोट क्लब और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, जो कि हर साल फरवरी माह में आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इलाहाबाद संग्रहालय आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सिविल लाइन क्षेत्र में कंपनी बाग के नाम से मशहूर कंपनी बाग, याद रखना, इलाहाबाद संग्रहालय जाना जाता है कंपनी बाग के नाम से, जो कि मशहूर चंद्रशेखर आजाद पार्क के हरे भरे बगीचे में स्थित है। एल्फ्रेड पार्क, ये वो कहानी है। आप सोचिए, आज हम बहुत सारी परिस्थितियों से ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने कई बार आ जाती हैं जब हमें लगता है कि सब हम हार गए, हमें डर लगता है, हमें जीवन, समाज या बहुत सारे डर सताते हैं। लेकिन आप सोचिए, उस समय चंद्रशेखर आजाद एक इतने बड़े एम्पायर से लड़ रहे थे, ब्रिटेन से वो लड़ रहे थे। तो वो एक हमारे भारतीय इतिहास में या भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम रोल है। नाम याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी का। अगला है कुंभ मेला। आधुनिक इलाहाबाद में प्रयाग को हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, जिसे तीर्थ राजा, मैंने आपको पहले भी बताया है, परंपरागत रूप से नदी संगम माना जाता है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद पार्क, जिसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इससे आगे देखें तो इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा यह किला बनाया गया था, जो कि संगम स्थल के करीब यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद अलावा प्रयागराज में ऑल सेंट्स कैथेड्रल, याद रखना, ऑल सेंट्स कैथेड्रल 19वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था और आज एक औपनिवेशिक संरचना के रूप में उल्लेखनीय रूप से यहां पर स्थित है। अब बात करते हैं प्रमुख हस्तियों की। हस्तियां बहुत सारी यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। उनमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू की अगर मैं बात करूं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1930 के बाद सशक्त रूप से जुड़े हुए थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू एक भारतीय उपनिवेशिक विरोधी, राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी और लेखक थे। इनकी लिखित पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। जो 20वीं शताब्दी के मध्य तीसरे के दौरान भारत में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। नेहरू 1930 और 40 के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में एक प्रमुख नेता थे। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, उसमें दूसरा नाम आ जाता है जवाहरलाल नेहरू की ही बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी का। इंदिरा गांधी की अगर मैं बात करूं तो ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाना ये दिखाता है, जहां जब बहुत बार बात चलती है कि भारत में महिलाओं को ऐसे, महिला लिंग भेद भारत में है, महिला सशक्तिकरण की बात चलती है, लेकिन आज मैं बात करता हूं भारतीय लोकतंत्र की। इस भारतीय लोकतंत्र ने इतना विश्वास दिलाया उस समय, जब आज भी अगर अमेरिका की हम बात करें तो एक महिला राष्ट्रपति आज भी नहीं बन चुकी है, और उस समय हमने एक महिला में विश्वास जगाया, जो कि महिला सशक्तिकरण और भारतीय सामाजिक सोच को दर्शाता है। इंदिरा गांधी एक और प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनकर लोगों के पूरे दृष्टिकोण को बदला। अक्सर द आयरन लेडी के रूप में 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में ये पैदा हुई थी। इसके बाद एक और नाम आ जाता है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन एक बहुत ही विख्यात लेखक हैं। हिंदी के महान लेखकों की जब सूची बनाई जाए तो उनमें से हरिवंश राय बच्चन का भी नाम आ जाता है। बहुत सारी कविताएं आपने इनकी सुनी होगी और अपने आप को मोटिवेट किया होगा।
अब आ जाते हैं सवालों पर। सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख की रचना किसने करी थी? इलाहाबाद प्रशस्ति वीरसेन ने, हरिसेन ने, विष्णुसेन ने और महासेन ने। तो अगर मैं बात करूं इलाहाबाद प्रशस्ति की, प्रयागराज प्रशस्ति की, तो वो लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा। इसमें किन राजा के बारे में वर्णन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगला सवाल है, 1910 में इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल की स्थापना किसने करी थी? 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने करी थी? जोगिता रानी, सरला देवी चौधरानी, कमलेनी भट्टाचार्य और निर्मला मैत्री। इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका है होमवर्क का सवाल। इस सवाल का जरूर कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। और ऐसे लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा जिनको ऐसी चीजें पढ़ना चाहते हैं, जो ऐसी चीजें देखना चाहते हैं। इसके अलावा आपके जो भी सलाह होगी वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और सेशन कैसा लगता है ये भी बताइएगा। मुझे आपके कमेंटों का इंतजार रहता है। चलिए मिलते हैं अगले दिन और अगले किसी जिले के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।